BA फर्स्ट ईयर पारिवारिक संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत टॉपिक है हमारा पारिवारिक आय। मानव जीवन में धन का बहुत अधिक महत्व है। धन के अभाव में व्यक्ति का जीवन बेहद कष्टपूर्ण, दयनीय एवं तनावग्रस्त हो जाता है। वह अपनी भोजन, आवास जैसी विभिन्न बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता। परिणामतः जीवन क्षमता एवं कार्य क्षमता भी प्रभावित होती है। पौष्टिक भोजन के अभाव में वह कुपोषण का शिकार हो जाता है। इस तरह पोषण न्यूनता जनित अन्य बीमारियों से वह ग्रसित भी हो जाता है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव उसके स्वास्थ्य पर पड़ता है। भूख के कारण अनेक लोग असमय ही तड़प तड़प कर मर जाते हैं। पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आर्थिक क्रियाएं करनी पड़ती है ताकि धन का उपार्जन किया जा सके। अब आता है आय का अर्थ कि आय का अर्थ क्या है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों के अनुसार आय एक निश्चित अवधि में अर्जित की जाती है। वह धनराशि जो आर्थिक प्रयत्नों के फलस्वरूप प्राप्त होती है। आर्थिक प्रयत्नों के फलस्वरूप जो हमें आय प्राप्त निश्चित आय के यानी कि वह राशि जो आर्थिक प्रयासों के फलस्वरूप प्राप्त होती है, जिससे हमें अन्य सुविधाएं जैसे निःशुल्क मकान, मुफ्त चिकित्सालय और मुफ्त शिक्षा, मनोरंजन, यात्रा व्यय आदि में सम्मिलित होते हैं। अब आता है पारिवारिक आय। एक निश्चित अवधि में परिवार के मुखिया एवं अन्य सदस्यों के द्वारा अर्जित धन पारिवारिक आय कहलाता है। यानी कि एक निश्चित अवधि में परिवार के सदस्य या मुखिया के द्वारा अर्जित जो धन है वह पारिवारिक आय कहलाती है। पारिवारिक आय मुद्रा के अतिरिक्त वस्तुओं एवं सेवाओं के रूप में प्राप्त की जाती। पारिवारिक आय जो है वस्तुओं व सेवाओं से प्राप्त की जाती है। निकेल एवं डार्सी ने पारिवारिक आय को निम्नलिखित परिभाषाओं में व्यक्त किया है। पारिवारिक आय मुद्रा, वस्तुओं, सेवाओं तथा संतोष का प्रभाव है जो परिवार के अधिकार में उसकी आवश्यकता के निर्वहन हेतु काम में आता है। तो पारिवारिक आय की प्रमुख विशेषताएं। पारिवारिक आय की प्रमुख विशेषताओं में पहला था राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय पर पारिवारिक आय निर्भर करती है। यहाँ के नागरिकों की आय भी अधिक होती है। संबद्ध काल में प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाती है, जबकि मंदी के समय प्रति व्यक्ति आय घट जाती है। परिवार के मुखिया एवं अन्य सदस्यों की शिक्षा, योग्यता, कार्यकुशलता एवं निपुणता यह पारिवारिक आय पर निर्भर करता है। जिस परिवार के सदस्य जितना अधिक परिश्रम, कार्यकुशलता, दक्ष कार्य में निपुण होंगे उसकी आय भी उतनी ही अधिक होती है। कहता है शिक्षा। अशिक्षित व्यक्तियों की आय सीमित होती है और शिक्षित व्यक्तियों की अपेक्षा उनकी आय बहुत कम होती है। फिर आता है व्यवसाय पर भी पारिवारिक आय निर्भर करती है। कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जिनसे अधिक आय होती है, जैसे रेडीमेड कपड़ा व्यापारी, चिकित्सक, अभिनय, भवन निर्माण, पुल निर्माण, उनकी आय, सड़क निर्माण करने वाले ठेकेदार आदि। एक ही प्रकार के व्यवसाय में भी व्यक्ति की आय में भिन्नता देखने को मिलती है, जिसका प्रमुख कारण व्यक्ति की कार्य क्षमता, कुशलता, रुचि, काम करने की दक्षता आदि पर निर्भर करता है। तब पारिवारिक जीवन चक्र पर भी परिवार की आय निर्भर करती है। पारिवारिक जो जीवन चक्र उसकी प्रारंभिक अवस्था में जिसमें केवल पति पत्नी ही होते हैं, जिसमें उनकी आय अधिक होती है, परंतु विचार व्यवस्था में अब नवजात शिशु के साथ ही उनकी आय कम होती चली जाती है। बच्चों के लालन पालन, शिक्षा दीक्षा आदि में भी अधिक व्यय होता है। और इसी के अंतर्गत पारिवारिक जीवन चक्र की जो तीसरी अवस्था है उसमें आय सामान्य रहती है। कभी कभी आय में वृद्धि भी होने लग जाती है। यह परिवार के मुखिया पर निर्भर करता है। उसे सेवानिवृत्ति के बाद उसे पेंशन मिलती है अथवा नहीं। यदि उसे पेंशन मिलती है साथ ही वह कहीं स्कूल, कॉलेज, कार्यालय में कार्य करता है तो उनकी आय भी अधिक होती है। अब आता है पारिवारिक आय के प्रकार। पारिवारिक आय को 3 भागों में बांटा गया है: मौद्रिक आय, वास्तविक आय और मानसिक आय। जिसमें पहला आता है मौद्रिक आय मुद्रा के रूप। हम सभी मौद्रिक आय से भली भांति परिचित हैं।
एक जो निश्चित समय होता है उसमें परिवार को मुद्रा के उस परिवार में मुद्रा के रूप में जो आय प्राप्त होती है उसे मौद्रिक आय कहते हैं। एक निश्चित समय में परिवार को मुद्रा के रूप में जो आय प्राप्त होती है उसे मौद्रिक आय कहते हैं। मौद्रिक आय में क्रय शक्ति होती है जिससे हम दुनिया की अनेक वस्तुएं एवं सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। बचत करके बैंक में पैसा जमा करा सकते हैं। वर्तमान में यह विनिमय का प्रमुख माध्यम है। मतलब पारिवारिक आय प्राप्त करने के लिए परिवार को प्रयत्न करने पड़ते हैं, आर्थिक क्रियाएं करनी पड़ती है, जैसे नौकरी, व्यापार, कृषि, उद्योग धंधे आदि कार्य उन्हें करना पड़ता है। पारिवारिक आय वेतन, मजदूरी, ब्याज, मकान किराया, पेंशन, रॉयल्टी, बीमारी, दुर्घटना से प्राप्त आय, उपहार, बीमा लाभ आदि रूप से प्राप्त होती है। मौद्रिक आय दैनिक, साप्ताहिक, वार्षिक, पाक्षिक, मासिक हो सकती है। यह परिवार के कार्य विशेष पर निर्भर करता है। मौद्रिक जो आय है वह वस्तु एवं सेवाओं में परिवर्तित हो जाती है, जिससे परिवार की दैनिक आवश्यकताओं के अलावा आरामदायक एवं विलासात्मक आवश्यकताओं की संतुष्टि भी करता है। ग्रॉस एवं कैंडल ने अपनी परिभाषा में मौद्रिक आय से तात्पर्य क्रय शक्ति से है जो कि मुद्रा के रूप में एक परिवार को निश्चित समय में प्राप्त होती है। फिर आता है इसके बाद वास्तविक आय। पारिवारिक आय के प्रकारों में सेकंड वास्तविक आय। वह आय जो परिवार को एक निश्चित अवधि में वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रभाव से प्राप्त होती है, जो कि वास्तविक आय कहलाती है। कुछ सेवाएं तो मुद्रा खर्च किए बगैर भी प्राप्त हो जाती है, जबकि कुछ सेवाएं वस्तुएं को प्राप्त करने के लिए मुद्रा खर्च करनी पड़ती है, जैसे निःशुल्क यात्रा, चिकित्सक, मकान, घरेलू बागवानी से प्राप्त सब्जियां, फल आदि। परंतु यदि उपरोक्त वस्तुएं निःशुल्क प्राप्त नहीं होती है तो उन्हें पैसा खर्च करके उन्हें प्राप्त किया जाता है। परिवार की आवश्यकताओं की संतुष्टि की होती है। ये दोनों ही मिलकर वास्तविक आय कहलाती है। ग्रॉस एवं कैंडल ने वास्तविक आय को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया है। वास्तविक तथा वस्तुओं और सेवाओं का ऐसा प्रवाह है जो कि एक निश्चित समय के लिए मानवीय आवश्यकता एवं इच्छाओं को संतुष्टिकरण के लिए उपलब्ध करती है। वास्तविक आय को दो भागों में बांटा गया है, प्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष आय। वास्तविक आय को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला प्रत्यक्ष आय। प्रत्यक्ष आय इसके अंतर्गत वे वस्तुएं एवं सेवाएं आती है जिनमें परिवार का जो पैसा है खर्च करने से प्राप्त होती है, वह तो प्रत्यक्ष आय कहलाती है। जैसे वेतन के साथ MLA, MP, IAS, IPS, आर्मी ऑफिस आदि की निःशुल्क मकान, चिकित्सा सुविधा, टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध होते हैं, जिनमें वेतन के अतिरिक्त सभी सुविधाएं निःशुल्क भी प्राप्त होती हैं। इस प्रकार कृषि कार्य से प्राप्त अनाज, घरेलू बागवानी से प्राप्त साग सब्जी, पैतृक व्यवसाय, परिवार के सदस्यों के द्वारा की गई सेवाएं जैसे घर की साफ सफाई, बर्तन माजना, वस्त्र धोना, भोजन बनाना, मिलकर सदस्यों को उपलब्ध कराना, बच्चों को पढ़ाना आदि प्रत्यक्ष आय के उदाहरण होते हैं। फिर आता है अप्रत्यक्ष आय। अप्रत्यक्ष आय के अंतर्गत वे वस्तुएं एवं सेवाएं आती है जिन्हें प्राप्त करने के लिए परिवार को मुद्रा खर्च करना पड़ता है, अर्थात उसे मौद्रिक आय के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। उन्हें प्राप्त किया जाता है। फिर आता है पारिवारिक आय के प्रकारों के अंतर्गत ही मानसिक आय। मानसिक आय का संबंध मुख्य रूप से मन के संतोष से होता है। पारिवारिक मुद्रा खर्च करके वस्तु एवं सेवाएं प्राप्त की जाती हैं। इन वस्तुओं और उनकी सेवाओं के उपभोग से मन को संतुष्टि एवं तृप्ति मिलती है, वही मानसिक आय कहलाती है। मानसिक आय से तात्पर्य है एक निश्चित समय में एक परिवार के द्वारा मौद्रिक एवं वास्तविक आय के उपभोग से प्राप्त संतोष को मानसिक आय कहते हैं। जो कि एक निश्चित अवधि के समय में एक परिवार के मौद्रिक और वास्तविक जो आय है उसके उपभोग से उन्हें जो संतुष्टि मिलती है उसे हम कहते हैं मानसिक आय। अतः पारिवारिक आय के स्रोत, यानी पारिवारिक जो आय है वह निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त की जाती है। जैसे वेतन, जिस कार्य को करने में मानसिक श्रम अधिक लगता है उनके प्रतिफल के रूप में मिलने वाली आय को हम
वेतन कहते हैं व्यक्ति की शिक्षा, कार्य कुशलता, क्षमता, योग्यता, पद निपुणता, कार्य की प्रकृति, अनुभव, परिश्रम आदि पर वेतन आदि पर निर्भर करता है। सेकंड आता है पारिवारिक आय के स्रोतों के अंतर्गत मजदूरी। जिन कार्य को करने में शारीरिक श्रम अधिक लगता है इनके प्रतिफल में प्राप्त होने वाली आय को हम मजदूरी कहते हैं। यानी श्रम की सेवा के लिए दिया गया मूल्य मजदूरी कहलाता है। फिर आता है इसके अंतर्गत ही यानी स्रोतों के अंतर्गत ही ब्याज। सामान्य बोलचाल की भाषा में एक ऋणी के द्वारा उधार ली गई मुद्रा के बदले में ऋणदाता के द्वारा दिया गया भुगतान ब्याज कहलाता है और इसे वार्षिक दर के रूप में व्यक्त किया जाता है। परंतु अर्थशास्त्र में ब्याज का व्यापक अर्थ है आय का वह भाग जो पूंजी के प्रयोग के लिए पूंजीपतियों को दिया जाता है वह ब्याज कहलाता है। फिर इसके बाद आता है बोनस। कुछ उद्योगों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, कपड़ा मिलों, सरकारी कार्यालयों, गैर सरकारी संगठनों में कार्यरत कर्मचारियों को वेतन के अतिरिक्त एक निश्चित जो धनराशि वर्ष में एक या दो बार दी जाती है वह बोनस कहलाता है। जो उसके अतिरिक्त जो आय है अतिरिक्त आय होती है बोनस के रूप में कितनी राशि दी जाती है यह कर्मचारी के वेतन एवं संस्था के लाभ पर निर्भर करता है। फिर आता है उपहार। कोई शादी, विवाह, जन्मदिन, मुंडन इत्यादि आदि खुशी एवं मांगलिक अवसरों पर व्यक्ति को अपने मित्रों, रिश्तेदारों, सगे संबंधियों से जो वस्तुएं अथवा धनराशि मिलती है वह उपहार कहलाता है। आता है पारिवारिक आय को प्रभावित करने वाले कारक। पारिवारिक जो आय है उसको निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं, जैसे मुद्रा की क्रय शक्ति, विक्रय शक्ति पर ही क्रय की जाने वाली वस्तुओं की संख्या एवं मात्रा पर यानी क्रय की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा पर निर्भर करती है मुद्रा की क्रय शक्ति। जिस देश की मुद्रा शक्ति अधिक होगी वहाँ के वासियों का रहन सहन का स्तर ऊंचा उठता है। जबकि मुद्रा की क्रय शक्ति अधिक होती है तो उनकी मुद्रा भी अधिक वस्तुएं एवं सेवाएं प्राप्त हो जाती हैं। फिर आता है वास्तविक आय की मात्रा। पारिवारिक आय को प्रभावित करने वाले कारकों में महत्वपूर्ण कारक है वास्तविक आय की मात्रा। जिस परिवार की वास्तविक आय अधिक होगी उनका रहन सहन का स्तर ऊंचा होता है और जिन परिवार की वार्षिक आय जो है कम होगी उनके रहन सहन का स्तर नीचा रहता है। फिर आता है कुशलता एवं गृह प्रबंधन। पारिवारिक जो आवश्यकताओं की अधिकतम संतुष्टि एवं रहन सहन के स्तर को ऊंचे उठाने के लिए गृहिणी को कुशल प्रबंधन का गुण होना अत्यंत आवश्यक होता है। दो समान आय अर्जित करने वाले एक ही परिवार में रहन सहन का स्तर में काफ़ी ऊंचा होता है, जबकि दूसरे परिवार का सामान्य से भी नीचा रहता है। तो इसके कारण उनका मुख्य गृहिणी द्वारा की गई प्रमुख सुचारू व्यवस्था है। कुशल गृहिणी अपने आय में काफ़ी सोच समझकर विवेकपूर्ण ढंग से खर्च करती है तथा उतनी ही आय में परिवार के सदस्यों का पालन पोषण भी करती है। उसके बाद आता है परिवार का स्वरूप। संयुक्त परिवार होता है, संयुक्त परिवार में आय अधिक एवं व्यय कम होता है और क्योंकि परिवार के सदस्य एक ही मकान में रहकर एक ही रसोई में खाना बनाकर आपस में मिलजुल करके रहते हैं, अतः रसोई में होने वाले खर्च, अखबार, टेलीफोन, बिजली, पानी आदि के बिल भुगतान अलग अलग नहीं करने पड़ते और परिवार के बड़े बुजुर्ग छोटे बच्चों की देखरेख कर लेते हैं। युवा जो होते हैं, युवा सदस्य घर से बाहर जा करके नौकरी करके आय को अर्जित करते हैं। फिर आता है परिवार की कुल आय। परिवार के मुखिया एवं अन्य सदस्यों की आय पारिवारिक आय पर निर्भर करता है। जिस परिवार में कमाने वाले सदस्यों की संख्या अधिक होती है उस परिवार के रहन सहन का स्तर ऊंचा होता है और जिस परिवार में कमाने वाले की संख्या कम होती है तो उन ऐसे परिवार के रहन सहन का स्तर निम्न माना जाता है। वस्तुओं व सेवाओं का उचित उपयोग।
दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुओं, मशीनों, उपकरणों, बर्तनों आदि को संभाल कर रखा जाता है, जिनकी जीवन क्षमता उनकी जीवन क्षमता में बहुत वृद्धि होती है और वे काफ़ी समय तक टिकाऊ एवं उपयोगी बने रहते हैं, तथा परिवार के अनेक वर्षों तक कार्य के उपयोग में आते हैं और सुख आनंद की प्राप्ति भी करते हैं। वस्तुओं की उचित देखरेख, साज सज्जा, संभाल रखने की आवश्यकता, उनका जीवन काल लंबा हो जाता है। फिर आता है परिवार की सामुदायिक सेवाओं का उपयोग करना। सामुदायिक सेवाओं का अधिकतम उपयोग कर व्यक्ति पारिवारिक आय में वृद्धि कर सकता है। सरकार जनता की भलाई के लिए कई सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। पुस्तकालय, बाग बगीचे, पार्क, पोस्ट ऑफिस, अस्पताल, विद्यालय आदि। परिवार इन सेवाओं का लाभ उठाकर अपनी मौद्रिक जो आय है उनमें भी बचत कर सकता है, जैसे सरकारी अस्पताल में जाकर के चिकित्सक में इलाज करवाना, पुस्तकालय में पुस्तक मांग कर पढ़ना, बच्चों को सरकारी विद्यालय महाविद्यालय में शिक्षा ग्रहण हेतु भेजना, समाचार पत्रों के लिए पोस्ट ऑफिस का उपयोग करते हैं, मनोरंजन हेतु पार्क, बगीचे आदि का उपयोग करते हैं, जिससे उनकी जो मौद्रिक आय है उनमें थोड़ा कम खर्चा होता है। इधर पारिवारिक जो आय है उनको 3 भागों में विभाजित किया गया था, मौद्रिक आय, वास्तविक आय और मानसिक आय। वास्तविक आय को 2 भागों में विभाजित किया, यानी प्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष। पारिवारिक आय के स्रोतों के अंतर्गत वेतन, मजदूरी, पेंशन, उपहार, ब्याज आदि पारिवारिक आय के स्रोतों के अंतर्गत आते हैं और पारिवारिक आय को प्रभावित करने वाले कारक